फ्रेंड, GSQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया शकील और मैं GSQ डिजिटल स्कूल के इंटरव्यू डिपार्टमेंट की हेड हूं। और मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊं और उनको अर्निंग के साइड पर लेकर आऊं, ताकि वो कुछ स्किल्स सीखें और अर्निंग शुरू कर दें। इससे उनका मुआशी मसला हल होगा और उसके बाद हमारे पाकिस्तान का भी जो मुआशी मसला है वो भी हल होगा इंशाल्लाह। इसी मकसद के हुसूल के लिए आज हमारे साथ बहुत प्यारी सी हमारी गेस्ट मौजूद हैं। सीरा एजाज इनका नाम है, कंटेंट राइटर हैं और ट्रेनर हैं। और मजीद ये क्या क्या करती हैं हम इन्हीं से जानेंगे। तो बिला ताखिर अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अस्सलाम वालेकुम पेरा, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. I'm good. How are you? Hello. Can you hear me? Hello. Hello. Can जी you hear me? जी जी पेरा, अच्छा. Hello. बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे शो में तशरीफ लाएं और हमारे शो को इज्जत बख्शी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वाले और सुनने वालों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताएं कि पेरा कौन है। Okay. फिर जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है या फिर ऐसी ऐसी शख्सियत जिन्हें राइटिंग का ज़्यादा शौक़ रहा है शुरू से। और मैं हमेशा इस तरह रही कि लाइक कुछ करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो बहुत डिफरेंट हो। जब मैं ऐसा सोचती थी तो ये जो प्रोफेशन था वो डिफरेंट ही था, स्कोप इतना ज़्यादा नहीं था जब मैं ये सब सोचा करती थी कि मैं लिखने की तरफ आऊँ। और शायद इसलिए भी कि मेरे फादर जो हैं वो एक रिनोड जर्नलिस्ट एंड राइटर ऑथर रहे हैं। तो मेरे घर से जो मुझे वो एक एनवायरनमेंट मिला बचपन से ही, भाई ममा फादर जो हैं वो पढ़ाकू टाइप, और मतलब रीडिंग हैबिट उनमें ज़्यादा ही। और बात है, मुझ में रीडिंग हैबिट कभी भी नहीं आई लेकिन स्टिल एक इंस्पिरेशन थी कि मैं क्यों ना अपने घर वालों की तरह कुछ अपना नाम बनाऊं, अपने फादर की तरह स्पेशली। सो बहुत यंग एज से ये मेरा एक एम था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। बट क्योंकि वो एज ऐसी होती है जिसमें हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। बट 2013 से आई स्टार्टेड माई राइटिंग करियर, बट एज अ हॉबी। हम उसे करियर नहीं कह सकते, बट आई कैन से एट द टाइम वो जस्ट मेरी एक हॉबी थी कि लिखना। एंड क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे इंग्लिश में आर्टिकल्स लिखना नहीं आते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि नॉट एवरीवन इज़ अ गुड राइटर। क्योंकि सिर्फ इंग्लिश बोलना काफ़ी नहीं होता, एक्सेंट अच्छा होना काफ़ी नहीं होता, बट आपको एक वो जर्म्स होने चाहिए एज अ राइटर कि आप कह सको खुद को कि हाँ मैं एक अच्छी राइटर हूँ। सो 2013 में मैंने जब स्टार्ट लिया तो बहुत ही बिगिनर थी मैं, बहुत बिगनिंग से स्टार्ट लिया, ज़ीरो से। इस तरह के मैंने उर्दू में राइटअप्स लिखना स्टार्ट किए वुमेन इशूज़ पे। और मैं थी थोड़ी फेमिनिस्ट टाइप की, तो मैं सोचती थी कि नहीं यार, फीमेल्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से मैं चाहूँगी कि मैं वुमेन राइट्स पे लिखूँ। तो मैं वुमेन इशूज़ पे, वुमेन राइट्स पे बहुत लिखा करती थी। एंड देन तब से मेरा ये राइटिंग की जो हॉबी थी वो कंटिन्यू रही, सालों साल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लिखती रही। उस दौरान मुझे ये नहीं पता था कि इसी को मैं एज अ करियर करूँगी इन फ्यूचर। सो स्टडीज़ भी चलती रहीं। एंड मीनवाइल मैंने एमफिल एजुकेशन में भी कंप्लीट कर लिया। एंड इस तरह से मास्टर्स एंड एमफिल एजुकेशन में ही कंप्लीट किया। एंड देन फिर मैंने स्कूल एजुकेशन सेक्टर में भी जॉब्स की, बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब की, बट मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ी थी पेरा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेट का कुछ इश्यू है।
सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई करियर के 2013 से जो एक सफ़र एज अ हॉबी के तौर पे चलता रहा, एंड देन 2019 में मैंने उसे एज अ करियर परस्यू किया. सो वो टाइम ऐसा था जब मैंने अपना करियर 1000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था, एंड मुझे लगता था कि मतलब 1000 जब मैं अर्न कर सकती हूँ तो यकीनन अपनी स्किल्स के थ्रू इससे ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ. सो दैट्स इट. माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आपकी एजुकेशन के बारे में, आपने करियर कैसे शुरू किया और अब तक आप स्टिल काम कर रही हैं. माशाल्लाह से आपने जो है अपने शौक को अपना पैशन बना लिया और अपना जो है आपने आगे इसी को लेके चली और अभी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं. अच्छा, ह्यूमन राइट्स के अलावा आप और किस बारे में लिखती हैं, इसके बारे में बताएं. मैंने लिखा तो डिफरेंट नीशेस पर, लेकिन जब मैं लिखती थी तो इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी कि मुझे पता हो कि नीश क्या है, या किसी एक नीश पे हमें फोकस रहकर लिखना चाहिए. लेकिन देन ग्रेजुअली इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ मल्टीपल निशेस पे काम करने का, कि जब भी मुझे क्लाइंट्स कोई डिफरेंट टास्क ऑफर करते थे तो मैं उसको यानी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिया करती थी. इसलिए कि लिखना मेरा एक शौक तो था ही और आदत भी बन गई थी और करियर भी बन गया. स्पेशली जब आपको पता होता है कि उस टास्क के आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो एक अलग मोटिवेशन होती है. सो अब जो मेरी निश है फाइनली जिस पे मैं स्टक हूँ और बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग है. तो और वुमेन राइट्स पे मैं एज अ हॉबी स्टिल लिखती आई हूँ. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं आज भी एसोसिएटेड हूँ, जैसे कि शिरकत गाह, किताब घर, एंड इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस NGOs हैं जो वुमेन राइट्स पे काम करते हैं. और देन मैं उनके लिए एज अ कंटेंट राइटर भी काम करती हूँ एज अ वॉलंटियर. सो इट्स जस्ट लाइक अ हॉबी. उससे मेरी कोई अर्निंग नहीं होती है, बट एक सोल सेटिस्फैक्शन होती है कि मैं वो कर रही हूँ जो मेरा शौक है. बेहतरीन. अच्छा, पीरा, मैंने आपके पेज पर देखा नहीं है कि आप कुछ लिख रहे हैं. आपको करना चाहिए क्योंकि आप ज़्यादातर लोग है ना बुक्स या रिसाले या चीज़ें पढ़ते नहीं हैं. लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर कोई बंदा चला रहा है और हर कोई बंदा देख रहा है. तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप जो हैं हमारे लिए फेसबुक पे भी लिखें और मेरे अपने पास छोटे-छोटे आर्टिकल. जी, जी, बोलें. ओके, आई हैव माई पोर्टफोलियो, क्योंकि मैं 2013 से लिखती आई हूँ. सो तब से मेरा एक पेज बना हुआ है फेसबुक का, जिस पर मैं अपने तमाम इंग्लिश उर्दू राइटअप्स अपलोड कर रही होती हूँ. वो तमाम पब्लिकेशंस जो मैंने इतने सालों में लिखी हैं वो सब उस पेज पर मौजूद है. अब वो पेज जिन जिन लोगों के साथ शेयर्ड है तो उनको पता है कि मैं लिखती हूँ, और जिनके साथ बिल्कुल नहीं है सही. शेयर तो उनको नहीं पता कि मैं ऐसे टॉपिक्स पर भी लिखती हूँ. सो बेहतरीन. ग्रेजुअली उस पेज को अपडेट करती रहती हूँ मैं जब जब मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि अब प्रायोरिटीज़ मुझे लगता है कि लाइफ में इंसान की चेंज हो जाती हैं. स्पेशली जब आप अर्निंग पर्पज से काम कर रहे होते हो तो आपका फोकस ये होता है कि जहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं आप पहले वो काम करो. पहले आपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना है, देन अपने हॉबीज़ को टाइम देना है. सो सेम ये सिचुएशन है आजकल मेरे साथ के पहले क्लाइंट्स एंड देन फिर मेरे शौक. सो इस तरह साथ साथ सब चल रहा होता है. बेहतरीन. अच्छा, हमारे साथ भी आप है ना शेयर कीजिएगा वो पेज, ताकि हमारे जो देखने ज़रूर. वाले सुनने वाले वो भी जो है आपके पेज पे जाएं और देखें कि आपने किस बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई किया है, बताया है, दिखाया है और किस किस टॉपिक पे लिखा है, ताकि लोग समझ सकें और ग्रो कर सकें, कुछ सीख सकें. जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसका बेसिकली मकसद होता है, मोटिवेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो वो बेहतरीन होगा. ज़बरदस्त. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. अच्छा, आप जो है 2019 से जो है आप लिख रहे हैं बाकायदा और अब तक आप लिख रहे हैं. कोरोना का जो पीरियड आया था उसमें आपने कैसे ग्रो किया, उसका भी थोड़ा सा बताएं मुझे. कोरोना जो था वो मेरे लिए बड़ा लकी साबित हुआ था. बिकॉज 2013 से तो मैं एज अ हॉबी लिख रही थी, बट जब 2019 में मैंने स्टार्ट किया एज अ करियर एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर के तौर पर, तो वो कोविड के बाद ही स्टार्ट हुआ था इत्तेफाक से. तो देन ये हुआ कि मुझे टास्क मिलने लगे. ज़्यादातर जो उस वक्त मैंने देखा लोगों का एक कल्चर बन गया था, एक एनवायरनमेंट बन गया था कि ऑनलाइन सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही थी.
सो उसमें मुझे ये बेनिफिट मिला कि मुझे टास्क तो इजीली मिल जाते थे और अच्छे अच्छे लोग मिलते थे जो टाइम पे पेमेंट्स करना और प्रॉपर यानी कि काम चल रहा होता था. लेकिन इन बिटवीन मैंने ये जब देखा कि फ्रीलांसिंग की फील्ड में एक जो है वो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब क्लाइंट्स आपको बिना बताए अचानक से बोल देते हैं कि जी सॉरी मैं आउट ऑफ बजट हो गई हूँ, कल से मेरा काम स्टॉप कर दें, तो उस वक्त लगता है कि ना ये जो है वो सही वाली इन्होंने मेरे रोजगार पे लात मारी है. सो वो टाइम ऐसा होता है जब आपको सोचने पे मजबूर कर देता है वो वक्त कि हम अपने लिए खुद कुछ क्यों ना करें. तो सेम इसी तरह मेरे साथ 2019 में हुआ. 2019 के जनवरी से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना फ्रीलांस करियर. बट ग्रेजुअली क्योंकि इस तरह के चैलेंजेस फेस होते थे कि अब ये एक जेन्युइन सी बात थी कि प्रोजेक्ट कभी भी स्टार्ट हो सकता है, कभी भी एंड हो सकता है. कभी भी क्लाइंट हमें ये बता सकता है कि हम प्रोजेक्ट एंड कर रहे हैं या वट एवर जो भी उनके रीजंस हों बैक एंड पे, बट वो हमें ये कहा जाता था कि जी प्रोजेक्ट एंड हो रहा है. तो इन सब चीज़ों को जब मैंने रियलाइज़ किया तो आई थॉट कि नहीं कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इन क्लाइंट्स से थोड़ा सा हटके हो. तो एटलीस्ट मैं वो करूं कोविड के दौरान जो कि मेरी स्किल्स हो और मैं डिलीवर करना जानती हूँ. सो मेरी स्किल ये थी कि मैं बोलती बहुत हूँ, ट्रेनिंग्स अच्छे से डिलीवर कर सकती थी, लिख सकती थी, और लिखना लिखा किस तरह जाए यानी सिखाने का एक वो जो जर्म होता है वो मेरे अंदर था शुरू से ही. तो वो चीज़ मुझे यानी कि मोटिवेट कर गई कोविड के दौरान. हालांकि कोविड में हर कोई परेशान था, लोग हैरान होते थे, इवन मेरे रिलेटिव्स मेरी कजिन्स के तुम्हें पेमेंट्स मिल कैसे जाती हैं इतने मुश्किल टाइम में, कोई फ्रॉड क्यों नहीं होता तुम्हारे साथ. तो वो टाइम ऐसा था कि मैंने देन जिपी राइटर्स स्टार्ट किया. जिपी राइटर्स एक सिंपल वेबसाइट थी जिसको मैंने कोविड के दौरान स्टार्ट किया. दैट्स द रीज़न मैं कोविड को खुद के लिए बहुत लकी समझती हूँ कि कोविड में जिपी राइटर से स्टार्ट किया गया था. और उस वक्त मेरा वो बिजनेस मॉडल नहीं था, ना इतनी अवेयरनेस थी कि विदाउट गाइडेंस मेंटोरशिप के मैं कोई एज अ बिजनेस उसको मैनेज कर सकूं. बट एक सिंपल सी वेबसाइट थी जिस पर लोग ब्लॉग्स लिखा करते थे. ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम मैनेज करके उस पर इंटर्नशिप्स अनाउंस कर देती थी या कोई राइटिंग प्रोज एंड पोइट्री के कॉम्पिटिशन्स अनाउंस कर दिया करती थी. उस पर मैं सर्टिफिकेट्स दे दिया करती थी. इवन वो टाइम ऐसा था कैनवा भी प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता था क्योंकि बिल्कुल एक वो था टाइम सीखने वाला हर किसी के लिए. सो देन ग्रेजुअली फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर गई और निकल आई इन सब चीज़ों से कि नहीं सब कुछ खुद करना है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड जिपी राइटर्स. कि जिपी राइटर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए फीमेल्स के लिए जो कि उनको ना सिर्फ स्किल्स सिखाए बल्कि उनके लिए ग्रेजुअली वो अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करे या उनको इस काबिल बनाए कि वो अपने लिए खुद ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें. बिकॉज मेरा ऐसे ऐसे लोगों से सामना हुआ कोविड के दौरान जो कि एजुकेटेड फीमेल्स, लेकिन वो सिर्फ कुछ कर नहीं रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनको ये नहीं पता कि फ्रॉम वेयर एंड फ्रॉम हाउ यानी कि किस तरह से स्टार्ट करना है. राइट. सो किस तरह कहाँ से स्टार्ट लिया जाए, वो जो डायरेक्शन होती है वो उन लोगों को नहीं पता होती. सो ये चीज़ मेरे माइंड में क्लिक कर गई एंड आई थॉट कि नहीं जो मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं वो कोई और ना करे एटलीस्ट. तो इस तरह से फिर मैंने ग्रो किया. दैट्स व्हाई कोविड मेरे लिए बहुत लकी है. बेहतरीन. तो फिर आप ये सिखा भी रही हैं, ख़वातीन को बता भी रही हैं कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए. ये काम कर रही हैं आप, सिखाने का काम भी कर रही हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए. या सिखाने का काम भी इस तरह कर रही हूँ कि 2019 के एंड से ही जैसे जिपी राइटर्स को मैंने डिसाइड किया कि बिजनेस का मॉडल देना है तो देन फिर मैंने उस पर ऑनलाइन कोर्सेज अनाउंस कर दिया. और जो मेरा फर्स्ट कोर्स था वो एसईओ कंटेंट राइटिंग का कोर्स था. तो वो कोर्स ऐसा था जो बहुत ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है और स्कोप उसका है ज़्यादा. आप कहीं से भी जाकर सीखें आपको वो नॉलेज लाजमी मिलेगी. आप किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख लें या किसी से पेड कोर्सेज कर लें सो उसकी वर्थ हमेशा रहेगी जहाँ तक मैं समझती हूँ. तो इस तरह से देन ग्रेजुअली फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन कोर्सेज डिलीवर करना स्टार्ट कर दिए जो कि 1 मंथ ड्यूरेशन के होते थे और स्टिल जो है वो 1 मंथ ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं. और उस हिसाब से फिर फीमेल्स को उनके टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उनकी फिजिबिलिटी देखते हुए उनको मैं सिखा रही होती हूँ. क्योंकि मैं वो ट्रेनर नहीं हूँ कि मैं ये सोचूं कि अगर मेरे टाइम पे कोई अवेलेबल होगा तो मैं उसको सिखाऊंगी. नहीं, अगर कोई मुझसे पूछता है आप टाइम स्लॉट दो, मैं बोलती हूँ नहीं आप टाइम स्लॉट दो. बिकॉज मुझे तो पता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ माई वर्क एंड आई हैव टू डू इट. राइट. बट
द थिंग इज कि जो सीखने वाली बंदी है वो मैरिड है, उनके साथ डिफरेंट कमिटमेंट्स होंगी, डिफरेंट जिम्मेदारियां होंगी, तो मे बी कि उनके टाइमिंग्स मेरे टाइमिंग्स से मैच ना करें। तो मैं जो भी मेरी ऑडियंस है डिफरेंट कंट्रीज से, कोविड का मुझे ये भी बेनिफिट हुआ कि मुझे डिफरेंट कंट्रीज से फीमेल्स ऑडियंस मिली, जिनमें सऊदीया, पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपींस एंड श्रीलंका एंड डिफरेंट यूके से भी, लंदन से भी एक थी पार्टिसिपेंट। सो इस तरह से जो है वो ऑडियंस फीमेल्स मुझे मिली, और इस तरह से वो अब तक मेरे साथ कांटेक्ट में है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास सीखने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप सर्टिफिकेशंस लो और देन बाय बाय कर दो, उसके बाद भी आप मुझसे इंटरेक्शन रख सकते हो, ताकि कभी भी कोई इंसान को गाइडेंस चाहिए, कभी इंसान चाहता है कि हम किसी से कुछ मशवरा ले लें, तो वो भी एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो जाता है। सो दैट्स द रीज़न कि आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे एक ऐसा ट्रेनर बनना है जो 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ, एंड जो मैंने चैलेंजेस फेस किए वो मैं चाहती हूँ कोई और ना करे। तो जो फीमेल्स हैं, अब एटलीस्ट मैं हूँ, और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग्स डिलीवर कर रहे हैं, मेंटोरशिप दे रहे हैं लोगों को, बाकायदा उनकी गाइडेंस हो रही है, किसी सुपरविजन में लोग जो है वो सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए लोगों के अकॉर्डिंग, ताकि मैं उनको फैसिलिटेट बेहतर तौर पे कर सकूं। और इसके साथ साथ मैंने अब 5 मंथ से इस साल में ये भी स्टार्ट किया कि आफ्टर वर्किंग 4 years ऑनलाइन, मैंने डिसाइड किया कि अब इट्स नाउ माय 5th year to 2023, एंड आई डिसाइडेड कि अब ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, यानी जो कि कराची में डिफरेंट बड़े बड़े होटल्स में जाकर मुझे डिलीवर करने होते हैं, एंड जिसमें 15 to 20 पार्टिसिपेंट्स मेरी जो है वो एक टारगेट ऑडियंस होती है फीमेल्स की, प्रॉपर उन्हें फोटो कवरेज दे दी जाती है और प्रॉपर उनको विजिबिलिटी मिल रही होती है। मोस्टली जो उसमें ऑडियंस में लोग हैं वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर फ्रीलांसर्स हैं, लेकिन वो फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो थोड़ा सा ग्रो करना चाहती हो और जिनको ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं मिल रही। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे इस 5 मंथ्स के इवेंट्स वाले इनिशिएटिव के साथ उनके बिजनेस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। लाइक अगर आपको दो इवेंट्स में 3-4 क्लाइंट्स अगर आपको मिल जाते हैं या कस्टमर्स, तो मुझे लगता है ये आपका बिग विन है, बिकॉज आप नेटवर्किंग पर्पज से या किसी भी पर्पज से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप कुछ सीखने जाते हो, तो आपका पर्पज ये होता है कि अल्टीमेटली आपका गोल और पर्पज ये होता है कि आपको बिजनेस मिलना चाहिए। सो अगर मेरे इवेंट्स में आकर 2 फीमेल्स को, लेट सपोज 1-2 कस्टमर्स वहाँ से मिल जाते हैं, तो मेरे नज़दीक ये उनकी और मेरी अचीवमेंट है। सो ये भी मैं साथ साथ कर रही हूँ कि हर मंथ एक डिफरेंट टॉपिक पर सेशन डिलीवर करना, लेकिन किसी अच्छी जगह पर, ताकि उनको बाहर निकलने का भी चांस मिले एंड एक्सपोजर भी हो, एंड थोड़ी गपशप के साथ साथ लर्निंग, एक अच्छे फ्रेंडली इन्वायरमेंट पे आप सीख सको। दैट्स इट। जबरदस्त, माशाल्लाह से इतना काम कर रहे हो आप, खुद भी लर्न कर रहे हो, अर्न भी कर रहे हो, डिलीवर भी कर रहे हो, सिखा भी रहे हो, घर भी आई होप आप देखते होंगे। तो ये सारा टाइम मैनेज कैसे करते हैं फिर आप? थोड़ा सा हमें बताएं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं आप? एक्चुअली एक तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी कोई टीम नहीं है ये सारे काम, इवन के ऑन साइट ट्रेनिंग्स के लिए जो वेन्यू बुकिंग से, लोगों से बात करना, लोगों से फॉलो अप लेना कि भाई मुझे बोर्ड रूम भी चाहिए तो मुझे ये भी चाहिए, सारी चीज़ें मैं 1 to all हर काम खुद कर रही होती हूँ, और 5 साल से ये सारे काम मैं खुद कर रही हूँ। मैंने आज तक कोई हायरिंग नहीं की, कोई टीम नहीं बनाई, क्योंकि मुझे मेरे टाइप के लोग नहीं मिले। जितना मैं अपने काम को लेकर पैशनेट हूँ, इसका अंदाज़ा आप लगा सकती हैं कि कितना ज़्यादा इन सब चीज़ों में मेरा माइंड और मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, सब कुछ एक तरह से इन्वॉल्व है। और उसके बाद मैं चाहूँगी कि मुझे मेरे टाइप के ही लोग मिले, जिनको मैं रात के 3 बजे भी मैसेज करूँ ना तो वो अवेलेबल हो। ऐसे लोग मुझे मिले नहीं अभी तक, तो दैट्स द रीज़न कि मैंने टीम नहीं बनाई, और मैंने बेहतर सोचा और समझा कि ये सारे काम मैं खुद बेहतर तौर पे कर सकती हूँ, एंड मैं कर रही हूँ। नो डाउट कि टीम होना एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, जो भी सिंगल हैंडेडली कुछ मैनेज कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि जब तक आपको वो लोग नहीं मिलते, तो बेहतर है कि आप इधर उधर एक्सपेरिमेंट्स करने की बजाय खुद अपने आप को डेडिकेट कर दो उस काम के लिए। सो मुझे लगता है कि मैं ऑल इन ऑल जो है ना वुमेन फोकस्ड एरियाज़ पे काम कर रही हूँ, वुमेन फोकस्ड हूँ, और ऐसे तमाम एरियाज़ पे खुद सिंगल हैंडेडली काम कर रही हूँ। जहाँ तक रही टाइम मैनेजमेंट की बात, तो वो फिर जब सर पे पड़ती है ना तो फिर इंसान कर लेता है।
मैं वो बंदी हूँ जो अगर मेरे माइंड में हो कि मुझे कोई टाइम पे डेडलाइन पे काम करके देना है, तो आंधी आए तूफान आए, रात के 3 बज रहे हो, सुबह के 6 बज रहे हो, मैंने ऐसे भी दिन गुजारे जब मैं कम पैसों में ज़्यादा काम किया करती थी। और आप यकीन नहीं करेंगी कि 20-25,000 पे मैंने 8 राइटअप्स लिखकर अपने क्लाइंट को दिए, जिसके लिए मुझे 8 राइटअप्स पर डे लिखना विदाउट संडे ऑफ एक हेक्टिक होता था। उसके साथ साथ दूसरे भी काम मैं मैनेज कर रही होती थी। सो शादियां हो, गमियां हो, मैंने वो चीज़ें मिस की हैं, लेकिन काम को कभी मिस नहीं किया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि टाइम मैनेजमेंट जब आप करते हो तो फिर आपको पता होता है। अब जैसे कि मैं हूँ, मुझे लगता है कि सोशल बर्ड हूँ। मुझे अगर कहा जाएगा ना अभी शॉपिंग पे चलो, मैं चली जाऊंगी। मुझे कहा जाएगा कल शादी है, कल शादी में जाना है, तैयारी करनी है, मैं फिर भी चली जाऊंगी। तो मुझे पता होता है कि काम भी करना है, लेकिन मेरी सोशल लाइफ को मुझे स्पॉइल नहीं करना। तो मैं काम उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करती हूँ कि मुझे सोना है, जागना है, उस हिसाब से क्लाइंट्स को काम देना है, एडवांस में काम कर लेना है डेडलाइन से पहले। अगर तो कोई मेरी दूसरी कमिटमेंट है, वो फैमिली गैदरिंग्स हो सकती हैं, वो किसी की शादी हो सकती है, कोई आउटिंग हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं सब मैनेज करना जानती हूँ। और मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी आप में तभी आती है जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हो हद से ज़्यादा। जब आप क्रेजी होकर काम करते हो ना, तो फिर आप दुनिया को भूल के काम करते हो। तो मैं काम करती हूँ उस तरह। जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। बिल्कुल मैं तो बहुत मुतासिर हुई हूँ आपसे कि आपकी कोई टीम नहीं है, खुद ही सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बता भी रहे हैं और कंटेंट भी खुद लिख रहे हैं, क्या प्रेजेंट करना है वो भी खुद सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आप बहुत काबिल हैं, अल्लाह ताला आपको और कामयाब अता फरमाए। और हमारी जो खवातीन हैं जो घर में बैठी हैं, कुछ नहीं करती, सोचती हैं कि करना क्या है, तो आप उन लोगों के लिए जो है रोल मॉडल है कि आपसे इंस्पिरेशन ली जाए, आपसे सीखा जाए कि किस तरीके से सारे काम मैनेज किए जाते हैं। अर्निंग भी कर रही हैं, घर भी देख रही हैं, फैमिली भी देख रही हैं, क्लाइंट्स भी देख रही हैं, और कोई सीखने आ रहा है तो उसके टाइम के हिसाब से टाइम दे रही हैं। ये बड़ी बात है। और सिंगल अकेले आप रहकर ये सारे काम कर रही हैं, हैंड्स ऑफ। मैं तो बहुत तारीफ करूंगी आपकी कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको जो है बहुत आगे लेके जाए, और आपको अगर जरूरत पड़े आने वाले सालों में तो आपकी जैसी ही आपकी टीम हो, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हैं, आप काम को काम नहीं समझती हैं, अपना हॉबीज है आपकी कि मुझे करना ही है। तो ये एक बहुत अच्छी हॉबी है कि अपने काम को काम ना समझे, शौक समझे और उसे करें। जबरदस्त। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी फिर आपके गोल्स क्या हैं, क्या चाहती हैं आने वाले 5 सालों में, फिर आपने आपको कहाँ देखती हैं? अगर इंडिविजुअली अपनी बात करूं तो मुझे अब अगर कहा जाए कि मैंने जितना काम किया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 6 फिगर इनकम में कितना अर्न करती हूँ, कितना कम या ज़्यादा अर्न करती हूँ, वो हर किसी के नसीब की बात है कि और इस करियर में या इस बिज़नेस में हमेशा फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। कभी आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हो, कभी आप समटाइम्स थोड़े से डाउन पे चले जाते हो। लेकिन असल चीज़ होती है कि आप थोड़े से थोड़ी सी अर्निंग में या एक महदूद इनकम में खुद को इतना इस्टेब्लिश कर लो कि आने वाले सालों में आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, राइट। दूसरा ये कि मैं जो अगर अपने हिसाब से बात करूं इंडिविजुअली, तो मैं चाहूँगी कि मुझे एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे सालों को वेस्ट किया है। आजकल जो यंग जनरेशन 22 ईयर्स के लोग हैं, 23 ईयर्स, ये जो टीन एज के बाद जो लोग हैं, इवन टीन एजर्स भी आजकल इस फील्ड में है और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। मैं उस वक्त में राइटिंग को एज अ हॉबी लेकर चल रही होती थी। टीन एज मैंने जो गुजार दी वो गुड्डे गुड़िया की खेल में गुजार दी। उसके बाद के जो साल मेरे वो पढ़ाई और जॉब्स और तजर्बे करने में निकल गए, और हॉबीज़ को टाइम देने में निकाल दिया मैंने। क्योंकि शायद वो फेज़ ऐसा होता है लाइफ का, एज का, जिसमें आप सोचते हो लाइफ यानी एक बेफिक्र सी लाइफ है, कोई बात नहीं, वक्त है, बाद में कर लेंगे। ये जो थॉट होती है ना, वक्त है, ये आपको स्पॉइल कर देती है। मुझे लगता है मुझे सोच ने वो जो एक अकलौती बेटी, 2 भाइयों की बहन होने के साथ साथ जो वो लाड प्यार और एक माहौल मिला ज़्यादा प्यार भरा, तो उसमें जो मुझे लगता है ना कि मैंने अपनी लाइफ को नो डाउट दुनिया भी नहीं देखी, मैं कभी सिंध से बाहर भी नहीं गई,
मैं कभी कंट्री से बाहर नहीं गई, मैं कभी अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, स्टिल यू कांट बिलीव कि मैं अपने फादर की हेल्प लेती हूँ या छोटे भाई को कहती हूँ कि मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दो। इवन अपने ही इवेंट्स के लिए मुझे कई बार पापा को कहना पड़ता है, पापा यार प्लीज पिक एंड ड्रॉप दे दे, मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, यहाँ का माहौल बहुत खराब है। सो तमाम चैलेंजेस हैं, अगर हम एक औरत होने के नाते इन सब चीज़ों को देखें तो और भी चैलेंजेस हैं घर से बाहर के। आप घर से निकलते रहे हो, वापस आओगे भी या नहीं ये भी नहीं पता होता, स्पेशली कराची में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो मैं सोचती हूँ कि मैंने इतना कुछ किया है कि अब मैं चाहूँगी कि एटलीस्ट जो अकल मुझे सालों बाद आई उसको मैं खुदा से भी यही दुआ करती हूँ कि मुझे वो दिन दिखाए कि जब मैं कह सकूँ कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाया है। क्योंकि स्टिल इतना कुछ करने के बाद भी मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ नहीं किया। स्टिल जो है ना एक कोई हद नहीं है इस चीज़ की। मुझे लगता है मैं करती रहूँ, मुझे फील ही नहीं होगा कि मैं कुछ ज़्यादा कर रही हूँ। इसके अलावा फीमेल्स के लिए जो मैं कहना चाहूँगी कि मेरा एक गोल है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ फीमेल्स को इन फ्यूचर, जहाँ उनको अपनी स्किल्स को डिलीवर करने में ना इतना ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ना हो। आपने फाइवर, अपवर्क और इन सब प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर काम भी किया होगा, देखा सुना भी होगा, एल्गोरिथम्स और ये सारी चीज़ें हम जैसे लोगों को तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाती हैं, पर वो बेचारे लोग जो बिल्कुल ही इन बातों से, इन प्लेटफॉर्म से अनजान है, उन्हें एक्सेस नहीं है, उन्हें एक्सेस है तो उनको अवेयरनेस नहीं है यूज़ कैसे करना है, क्या करना है। स्टिल मैंने कभी फाइवर, freelancer.com या अपवर्क पे काम नहीं किया। मैंने आज तक 5 साल में जितने भी क्लाइंट्स लिए हैं वो फेसबुक ग्रुप्स, रिकमेंडेशंस पे या फिर लिंक्डइन के थ्रू लिए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि 5 इयर्स में मुझे ट्रस्ट डेवलप करने में टाइम नहीं लगा। दैट्स द रीज़न कि जो मेरे पास वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोग आते हैं वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कि अगर आप करें तो मुझे जो लोग मिलेंगे वो मार्केटिंग से इतने नहीं मिल रहे होते जितने मुझे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मिल रहे होते हैं। बिकॉज जब आप कुछ करते हो आपकी रिस्पेक्ट और वो एक मकाम बन जाता है कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, राइट। सो इस तरह मैं चाहती हूँ कि फीमेल्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ इन फ्यूचर इंशाल्लाह, जिस पे ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स ना हो, कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ना हो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो जो उनको रोक दे के यार प्रोफाइल अपलोड होने में भी टाइम लग रहा है, प्रोफाइल अप्रूव होने में भी घंटों लग रहे हैं, बंदा सालों तक बैठा रहे प्रोफाइल बना के ऑर्डर कब मिलेगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक ओपन प्लेटफॉर्म हो, कुछ तो ऐसा आएगा इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी में जो बहुत इजी हो, या हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ सामने ला सकूं, कोई ऐसी सहूलत, कोई ऐसी मॉडिफिकेशंस के साथ कि फीमेल्स उस पर ग्रो कर सकें, एटलीस्ट अपने लिए ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। ये मेरा एक विजन है। That's it. माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है आपका अपने लिए भी और ख़वातीन के लिए भी। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में या तो आप या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज़ी से जो ग्रो कर रहा है, आई होप इसके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा और ऐसा प्लेटफॉर्म भी आएगा जिस पे आराम से जो है ख़वातीन या वो लोग जो काम करना चाहते हैं उनको समझ नहीं आती या बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाते। अच्छा, अभी फेसबुक का पेज भी मैनेज किस तरह से करते हैं वो भी नहीं पता। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि फेसबुक को जो है किस तरीके से मैनेज किया जाता है, सिर्फ यूज़ कर रहे हैं आईडी बना के। तो ये भी एक बड़ा आलमिया है और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इन सब चीज़ों के सलूशन निकलेंगे और हमारा जो GSQ डिजिटल स्कूल का जो ट्रेनर्स हैं वो इस पे भी काम कर रहे हैं, फ्री में जो है फेसबुक की प्रोफाइल ठीक करा रहे हैं लोगों की, क्योंकि जब तक प्रोफाइल सही नहीं होगी तो लोग आपसे अटैच नहीं हो पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि आप कौन है, क्या करते हैं। तो वो बिल्कुल मैनेज करना, उसकी SEO करना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये भी एक काम है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है आपकी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी। फिर मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहती हैं तो प्लीज़ दीजिए। मैं तमाम लोगों को, चाहे वो फीमेल्स हों या मेल्स हों, मैं ये कहूँगी सोचें कम और करें ज़्यादा क्योंकि जब हम सोचते हैं तो वो हम कर नहीं पाते। सो स्टिल ऐसा होता है जब आप सिर्फ सोचते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आप उस बात से, उस गोल से बहुत दूर हो जाते हो। आप सिर्फ सोचते ही रहते हो और करते कुछ नहीं हो। सो कहते हैं कि मैं ये समझती हूँ कि सोचना नहीं चाहिए, जो थॉट आए वो आप ओवरनाइट उसको करो, तो फिर शायद ये बात भी किसी दिन सच होने लगेगी कि ओवरनाइट भी कुछ चीज़ें हुआ करती हैं।
میں سمجھتی ہوں کہ میں وہ بندی ہوں جو اگر کوئی ڈیسیشن لیتی ہوں تو اوور نائٹ اس پہ عمل کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں. اگر مجھے ایونٹ کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے, اور مطلب وہ مجھے راتوں رات اس کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. میں یہ نہیں سوچتی کہ اتنا ٹائم گزرے تو پھر میں سوچوں گی. پلاننگ تیاری میری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. دین جب آپ ریڈی فیل کرو خود کو تو اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی ایسی چیز کو کرنے کا. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ سوچنا نہیں چاہیے, بس کر گزرو اور پیشنیٹ رہیں. اگر پیشنیٹ رہیں گے اور کنسسٹنٹ رہیں گے تو آپ آگے سکسیزفل ہو سکتے ہو. کیونکہ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ فری لانسنگ ہوائی روزی ہے. مجھے لگتا ہے کہ فری لانسنگ ہوائی روزی انسان خود بناتا ہے, کنسسٹنٹ جب وہ نہیں رہتا. جب آپ کنسسٹنٹ رہتے ہو نا اور تھوڑا سا ارن کر کے اس میں آپ اتنا زیادہ سلیقے سے اپنی لائف کو گزارو تو آپ کی سیونگ بھی اسی انکم سے ہو جاتی ہے, برکت بھی ہوتی ہے, اور پلس آپ کی ارننگ بھی گرو ہونے لگتی ہے. ایک کلائنٹ جائے گا تو دوسرا آپ کے لیے آلریڈی ہی منتظر ہوتا ہے, کیونکہ مجھے بلیو ہے کہ خدا آپ کے لیے وہ وسیلے پیدا کرتا ہے کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. سو میں نے صرف ایسا نہیں ہے کہ کتابی باتوں پر عمل کیا لائف میں, یا صرف میں بات کری ہوں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے. میں وہی بات کرتی ہوں جو میں نے خود کے ساتھ امپلیمنٹ کر چکی ہوں لائف میں. میں سوچتی نہیں ہوں, میں کر گزرتی ہوں. اور پلس میرا بلیف جو ہے وہ خدا پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو مایوس ہو جاتے ہیں اکثر زندگی کے حالات کے آگے, بٹ میں کبھی مایوس نہیں ہوتی. مجھے نہیں لائف میں یاد کہ میں نے کبھی گیو اپ کیا ہو. اینڈ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی سونے کا چمچ لے کر میں پیدا ہوئی ہوں. میں نے لائف میں پاسٹ میں بہت کچھ فیس کیا ہے, بٹ دی تھنگ از کہ کسی کو نہیں پتا میں کیا ہوں پیچھے اور یہاں تک کس طرح پہنچی. سو دا تھنگ از کہ سوچتی نہیں ہوں بس اب, اور لوگوں کو کہتی ہوں سوچا نہیں کرو, بس کر گزرو. لیکن پیشن ہو اس کے لیے, کنسسٹنسی ہو تو یہ بیسٹ ہے, اور صبر بھی ہو, کیونکہ اس میں جو ہے اس فیلڈ میں صبر جو ہے وہ لازمی کرنا پڑتا ہے ہر صورت میں. آپ کو کلائنٹس اچھے برے مل سکتے ہیں, اس وقت آپ کو صبر کام آئے گا. کوئی آپ سے بدتمیزی کرے گا اس وقت بھی آپ کو کنٹرول کرنا ہے, اس وقت بھی آپ کو صبر کام آئے گا. ٹاسک آفر ہو رہا ہے, آرڈر ملے یا نہ ملے, صبر جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے آپ کے لیے. تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیٹس اٹ. زبردست زبردست, بہت اچھی جو ہے آپ کا پیغام ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ صبر ضرور رکھنا ہے. کورس کر کے آپ کو بیٹھنا نہیں ہے کہ بس میں نے کر لیا ہے اور ارننگ شروع ہو جائے گی, آسمان سے پیسہ گرے گا, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے اور کام کرتے رہنا ہوتا ہے ایک لانگ ٹائم پر. بہت شکریہ, بہت اچھی ایڈوائس آپ کی, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور میرے اور بھی کوشچن تھے لیکن ٹائم شارٹ ہے. میں آپ سے دوبارہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں ٹائم دیں اور نیکسٹ جو کوشچن ہے اس کے آنسر کریں. بہت شکریہ آپ کا. پھر آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ فار کنسیڈرنگ می. تھینک یو. ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ پیرا اعجاز. امید ہے آپ نے ان کی لائف سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انہوں نے کس طرح اسٹارٹ کیا اور اب تک کام کر رہی ہیں. انہوں نے کام کو کام نہیں سمجھا, اپنا پیشن اپنی ہابی لے کر آگے چلیں اور اسی پہ ورک کر رہی ہیں, سکھا بھی رہی ہیں, سیکھ بھی رہی ہیں, لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہی ہیں. خواتین کو اسپیشلی آگے لانے کی کوشش کر رہی ہیں اور کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے میں بہتر سے بہترین کام کر سکوں ان لوگوں کے لیے جو کچھ نہیں کر رہی ہیں, جو گھر میں ہیں, یا جو مشکلیں انہوں نے فیس کی ہیں وہ اور خواتین فیس نہ کریں. امید ہے آج کے انٹرویو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.